हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण के तीसरे भाग पद परिचय को इस वीडियो में देखेंगे। पद परिचय स्पष्ट है कि इसमें पदों का परिचय देना होता है। तो सबसे पहले हम पद को पहचानें। पद क्या है? शब्द और पद ये दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर इस प्रकार कि शब्द जब किसी व्याकरणिक इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब हम उन्हें पद कहते हैं। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि एक मिट्टी का ढेला है, वह मिट्टी का ढेला है, लेकिन जब उसको गुलेल में हम लगा देते हैं तब वह लक्ष्य को साधता है। जैसे एक गोली है, बंदूक की गोली, वह गोली है, उसको अगर फेंका जाए तो उतना प्रभाव नहीं डालता है, जबकि उसी को अगर हम बंदूक में डाल दें तब उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक यही संबंध शब्द और पद में है। शब्द स्वतंत्र है, कहीं भी हमने कोई भी शब्द कहा, जैसे शिक्षक, ये शब्द है, लेकिन इसी शिक्षक का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षक पद हो जाता है। स्पष्ट है कि जब व्याकरण की किसी इकाई के रूप में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब शब्द का प्रयोग वाक्य के रूप में हो जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। उसी पद का परिचय हमको देना होता है। अब प्रश्न है परिचय। आप अपना परिचय देते हैं, कैसे परिचय देते हैं? अलग अलग स्थानों में आपको अलग अलग रूप में परिचय देना होता है। जैसे अगर कोई रिश्तेदार आपसे परिचय पूछ रहा हो तो आप बताएंगे कि मेरे पिताजी का नाम फलां है, मेरा गांव यहाँ है, जिला यहाँ है, ऐसे ऐसे आप परिचय देते हैं। लेकिन यही जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ आप परिचय देने लगते हैं, तो वहाँ परिचय देने में आप बताते हैं कि हमने ग्रेजुएशन किया है, हमने ये पढ़ा है, ये डिग्री हमारे पास है, हमारे पास ये अनुभव है। अर्थात अलग अलग स्थानों में परिचय देने के लिए भी हम लोगों को अलग अलग प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यहाँ भी पद का परिचय देने के संबंध में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो परिचय दे रहे हैं वो परिचय में हमको क्या क्या बताना है। नाम बताना है, उम्र बताना है, रिश्ता बताना है, डिग्री बताना है, ये क्या क्या बताना है। इसके लिए ही कुछ नियम है और उसी को हम पद परिचय कहते हैं। सामान्य रूप से परीक्षाओं में ये पद परिचय पूछने की जो परंपरा हुई है और पद परिचय पूछा जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य एक है, इसको आप याद रखें। अर्थात परीक्षक यह जानना चाह रहे हैं कि शब्दों का वाक्यों के रूप में सही प्रयोग छात्र जान रहा है या नहीं। ये सबसे उलझा हुआ पार्ट है। उलझा हुआ पार्ट इन द सेंस कि इसमें आपको व्याकरण के प्रारंभ से लेकर अब तक पढ़े गए जितने भाग हैं उन सभी भागों को अपने ध्यान में रखना होगा। यही इसका टेढ़ा भाग है। उदाहरण के लिए आप संज्ञा प्रारंभ से पढ़ रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सारा कुछ आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ वो सब आपको याद है या नहीं, ये जांचा जाएगा। कितना व्यापक क्षेत्र हो गया इसका, आप समझ सकते हैं कि पद परिचय देने में आपको अगर कोई पद आया, वो पद आपको पहचानना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या क्या है। अगर संज्ञा है तो फिर संज्ञा के भी बहुत सारे उपभेद हैं, उसमें ही क्या है। सर्वनाम है तो सर्वनाम के किस भेद का है। समझ सकते हैं आप कि जब तक आपके मस्तिष्क में इन सारे भेदों, उपभेदों का स्पष्ट चित्र नहीं होगा, तब तक आपको पहचानने में असुविधा होगी, आप उसका ठीक ठीक परिचय नहीं दे सकेंगे।
इसलिए पद परिचय में टीचर को अपनी ओर से पढ़ाने के लिए कम और छात्रों को अपनी ओर से याद रखना ज्यादा पड़ता है। फिर भी कुछ जो सामान्य नियम हैं वह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो शब्दों के भेद को आपको जानना होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय को भी हम फिर अलग से क्रिया विशेषण, निपात आदि के रूपों में देखते हैं। फिर इसको भी अगर हम और भेद करें अलग से तो फिर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो। तो किस शब्द का परिचय देते हुए हमको क्या क्या करना है, पहले मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। और इसी को पहले आप देखेंगे कि अगर संज्ञा होगा तो हमको संज्ञा के तीनों भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, दो भेद और होते हैं ना, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, लेकिन उनको जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना गया है, इसलिए उसको अलग से नहीं देखा जाता है। तो संज्ञा के भेद, भेद के बाद उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, यह बताना पड़ेगा अगर आपको संज्ञा पद का परिचय देना हुआ तब। सर्वनाम का अगर परिचय देना है तो आपको सर्वनाम के भेदों को देना होगा। मैं सर्वनाम के भेद भी बोलते जा रहा हूं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक बार में तो ये सारा याद होगा नहीं, आपको तो पुस्तक से इसको याद करना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले ही कहा। फिर भी यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि संज्ञा के भेदों में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें आपको पुरुष बताना होगा, फिर लिंग, वचन, कारक, ये सारा कुछ बताना होगा और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है वह भी बताना होगा। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का परिचय लगभग देते हुए एक ही बात है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। विशेषण तो फिर विशेषण के भेद, विशेषण के भेद गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, इसकी चर्चा होगी। साथ साथ आपको जिस विशेषण के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है उसकी चर्चा करनी होगी। क्रिया में फिर क्रिया के भेद अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, सामासिक क्रिया, नामिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। आप समझ रहे हैं, इन सब को आपको अपनी पुस्तक से याद करना पड़ेगा। प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, यहाँ तो उसकी संक्षिप्त ही चर्चा की जा सकती है ना। फिर आपको उस क्रिया के भी लिंग, वचन, पुरुष और किस धातु से ये बना हुआ है। क्रिया धातुओं से बनती है, वो काल महत्वपूर्ण है क्रिया के लिए, जिसको टेंस आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में भी वही काल है। फिर वाच्य और उसका प्रयोग कहाँ किया गया है, किस कर्ता के लिए या किस कर्म के लिए उसका प्रयोग किया गया है, इसकी चर्चा करनी होगी। क्रिया विशेषण में आपको रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक ये भेद हुए। क्रिया विशेषण के किस क्रिया विशेषण का रूप है वह ये बताना है। साथ साथ केवल इसमें जिस क्रिया के लिए उसका प्रयोग किया गया है उसकी चर्चा आपको करनी होगी। समुच्चय बोधक अगर है तो उसके भी दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। और जिन शब्दों या पदों को यह जोड़ रहा है उसकी चर्चा करनी होगी। संबंध बोधक जिन संज्ञा और सर्वनाम को ये जोड़ रहा है उसकी चर्चा करनी है। और विस्मयादि बोधक उसके भेदों को भी प्रकट करना है। इस प्रकार आपको
जिस पद का परिचय देना है, उस किस पद का परिचय किस रूप में देना है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब हम लोग संज्ञा को देख लें। हरीश का घर दिल्ली में है, एक उदाहरण है यहाँ। हरीश, अब परिचय हम देंगे कैसे? हरीश, देख रहे हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो लिखेंगे व्यक्तिवाचक। लिंग क्या है? पुल्लिंग है। वचन क्या है? एक वचन है। कारक कौन सा है? तो हरीश का संबंध कारक है, ये बताना होगा। क्रिया का क्या है? तो क्रिया है। देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा इसमें हमको देखना पड़ेगा। दिल्ली, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर का नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये भी हम लोग कहते हैं दिल्ली। अब इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तय कैसे होगा? तो दीर्घिकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो दिल्ली को हम लोग स्त्रीलिंग मानते हैं। वैसे शहरों के नाम को पुल्लिंग माना जाता है, फिर भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जिनको स्त्रीलिंग माना जाता है। इस प्रकार से हमको ये देना होगा कि संज्ञा का कौन सा भेद ये है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। आप संज्ञा के भेदों को पुस्तक से पूरी तरह तैयार कर लेंगे। लिंग आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, हम उनके भेदों को संक्षेप में ही कहेंगे। लिंग दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप जानते हैं। आपको पद परिचय देते हुए ये बताना होगा कि ये पद स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। फिर वचन भी आप जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर गिनती में एक है तो एक वचन, अगर एक से ज़्यादा है तो बहुवचन में होगा, हमको ये भी बताना होगा। सर्वनाम में पुरुष आप जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, ये उत्तम पुरुष में है। तुम, ये मध्यम पुरुष में है। और बाकी सारे शब्द वो संज्ञा शब्द ये आते हैं सर्वनाम में। वह, वे लोग, ये आएगा, ये अन्य पुरुष में आएगा। तो आपको पुरुष बताना है और लिंग बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम में आप याद रखिएगा, यह, वह, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है जिससे निश्चित वस्तु का पता चलता है। यह लड़का अच्छा है, वह लड़का आज नहीं आया, तो यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे तो कोई ऐसा कह रहा था, तुम कुछ ले आना, तो कोई और कुछ, ये अनिश्चय है, नाम से ही पता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप जानते हैं, क्या, कौन, कैसा, WH क्वेश्चन जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो सारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक में यह जो अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के पहले किया जाता है, जैसे वह लड़का, वह आया और वह लड़का आया, दोनों में अंतर है। वह आया ये सर्वनाम हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन वह लड़का आया तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम उसको हम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम अपना, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये अपना निजवाचक हुआ। मैंने स्वयं देखा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। विशेषण में भी अब हम लोग देखेंगे तो वहाँ गुणवाचक विशेषण जो गुण बताता है, काला, उजला, पीला, लंबा, नाटा, ये। परिमाणवाचक विशेषण अगर हम लें, मात्रा, तो थोड़ा, कम, ज़्यादा, इस प्रकार का प्रयोग होगा। संख्यावाचक में 10, 15, 20 इस प्रकार का। अब कहिए संख्यावाचक और परिणामवाचक में भी थोड़ा अंतर है। 10 लड़के, तो ये परिमाणवाचक में है, 10 लड़के आए। लेकिन संख्यावाचक में भी अलग अलग भेद है। आप पुस्तक में इसको देख लेंगे गौर करके कि क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, जैसे 1, 2, 3 ये हुआ, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, इकहरा, दोहरा, तिगुना, इस प्रकार के प्रयोग अलग अलग विशेषण के भी भेद हैं। फिर भी इतनी गहराई से आप जान लेंगे जिससे कि आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया परिचय आप दे सकें। एक सार्वनामिक विशेषण होता है, जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है,
तब वहाँ सार्वनामिक विशेषण उसको कहा जाता है। क्रिया को आप जानते हैं कि किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगर कर्म उपस्थित है तो सकर्मक क्रिया, कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करें। अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे वह रोटी खाता है, प्रश्न करें वह क्या खाता है, जवाब मिला वह रोटी खाता है, ये सकर्मक क्रिया है। वह गाना गाता है, वह क्या गाता है, गाना गाता है, उत्तर मिला। लेकिन वह जाता है, वह क्या जाता है, कोई जवाब नहीं है। बच्चा हंसता है, बच्चा क्या हंसता है, जवाब नहीं मिला, है ना। वे रो रहे हैं, वे क्या रो रहे हैं। अर्थात क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने से आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। ये तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हुए। रचना के आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। यौगिक क्रिया जो दो क्रियाओं के मिलने से बनते हैं, जैसे वह देखा गया, तो देखना और जाना दो क्रिया से बना, देखा गया, है ना। तो ये जो दो क्रियाओं के मेल से अगर कोई क्रिया बनती है तो ये यौगिक क्रिया कहलाती है। कभी कभी दो क्रियाओं को दूसरे रूप में भी मिलाया जाता है। जैसे मेरे आते ही वह चल दिया, चल दिया, चलना और देना दो क्रियाएं हैं, इनको मिलाया गया, एक सामासिक क्रिया बन जाती है। जैसे वह आजकल पढ़ता लिखता नहीं है, तो पढ़ता लिखता दोनों को एक साथ कर दिया गया, समास के रूप में बना दिया गया, इसलिए इसको समस्त क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया, क्रिया में ना लगा हुआ, जैसे वह चलना नहीं जानता है तो चलना यहाँ नाम धातु क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, समापिका क्रिया, जैसे वह उठकर, वह खाकर बाजार जाएगा, तो खाकर ये क्रिया पूर्व में हो चुकी, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। समापिका क्रिया अंतिम में है लगा हुआ होता है, था लगा हुआ होता है, इसको समापिका क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रिया को समाप्त होने का जो तक रहे उसको कहते हैं। ये हिनहिनाना, खटखटाना, थपथपाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ केवल मेरे बोलने से पूरी तरह से आपके मन में ये बात नहीं आएगी, इसके लिए आपको पुस्तक से संपर्क करके और इन सभी भेदों को जानना होगा। जैसा मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया है कि ये इसीलिए टेढ़ा होता है क्योंकि इसमें सभी भेदों और उपभेदों को आपको याद रखना होता है और उसके प्रयोग को देखना पड़ता है, तब होता है। और ये तभी होगा जब आप पुस्तक से सभी भेदों को देखें, पहचानें और समयानुसार शिक्षक से संपर्क करें। वैसे अभी परीक्षा से पूर्व, अभी तो स्थिति ऐसी है, फिर परीक्षा से पूर्व हम लोग जब मिलेंगे तो विशेष रूप से भी इस पर चर्चा होगी, क्योंकि हम लोगों को व्याकरण में यही 4 भाग पढ़ना है। 2 जिसका वीडियो आपको दिया जा चुका है प्रारंभ में, वाक्य का वीडियो आपको दिया जा चुका है और वाक्य भेद का वीडियो दिया जा चुका है। आप लोग उस वीडियो को पुनः पुनः देखेंगे। यहाँ ये हम इसीलिए संक्षेप में चर्चा इसकी कर दे रहे हैं, परिचय की। उसके बाद क्रिया के बाद जो अविकारी शब्द है अव्यय, अव्यय के भेदों को हम देखेंगे। क्रिया विशेषण, हम जानते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेजी से दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। वह तुरंत चला गया, कब चला गया, तुरंत चला गया, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण भी एडवर्ब्स जिसको आपने पढ़ा है वो अलग अलग होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से इन क्रिया विशेषणों को आप अलग करेंगे। क्रिया विशेषण में आपको परिचय देते हुए केवल ये बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है और किस क्रिया के लिए यह क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। समुच्चय बोधक,
ये शब्द भी अलग अलग होते हैं। और, तथा, एवं, लेकिन, मगर, ये दो वाक्यों को जोड़ने वाले हैं। मैं चाहता था किंतु कर नहीं सका, वह आया और मुझसे मिले बगैर चला गया, तो यहाँ और से दो वाक्यों को जोड़ा गया। तो ये समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक को आप जानते हैं, हाय वह मर गया, अरे क्या हुआ, शाबाश तुमने अच्छा किया, ये जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं वही विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं, इनको भी आप देखेंगे। निपात को एक जान लेना जरूरी है कि निपात उन शब्दों को कहा जाता है या शब्द खंडों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में आते हैं और उसके प्रभाव को दिखाते हैं। जैसे एक वाक्य का मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुम वहां थे, तुम भी वहां थे और तुम ही वहां थे। जैसे तुमने उसे पीटा, ये सामान्य है कि तुमने पीटा, तुमने ही उसे पीटा, जोर पड़ गया ना कि और किसी ने नहीं पीटा है, तुमने ही पीटा है। अगर कहा जाए कि तुमने भी पीटा है, इसका अर्थ क्या हो गया कि दूसरे लोग भी पीट रहे थे लेकिन तुमने भी पीटा है, पीटने में तुम भी सम्मिलित थे। तो भी और ही भर, मैं बोलना भर जानता हूं, अब बस उतना ही। तो इस प्रकार ही, भी, भर ये निपात हैं जो वाक्य में आते हैं और उसके प्रभाव को बदलते हैं। इस प्रकार जब आप परिचय देने लगेंगे, पद परिचय, तो इन सभी की चर्चा होगी। उदाहरण ढेर सारे हैं और आपकी पुस्तक में भी ढेर सारे उदाहरण हैं। उस वाक्य में जो अंडरलाइन किया हुआ रहता है या बताया जाता है कि इस पद का परिचय दें। जैसे रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है। अब रमेश का पद परिचय हमको देना है पहले, तो यह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और किस क्रिया का करता है, तो रहना क्रिया का करता है। देखा आपने, मुख्य रूप से कम 4 परिचय तो जरूर देना है। किस शब्द का भेद है, वह कौन सा भेद है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, अगर सर्वनाम है तो उसका पुरुष क्या है, किस कारक में है। कारक के 8 भेदों को आप जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारकों को याद रखना पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पद परिचय का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें शब्द के सभी भेदों को और कहा जाए कि व्याकरण के सभी अंगों को एक जगह समाहित किया गया है। आप अब 10वीं वर्ग में आ गए हैं और यह उम्मीद की जाती है कि 10वीं वर्ग के छात्रों ने सभी व्याकरण के इन छोटे मोटे भागों को, लिंग, वचन, काल, पुरुष, ये सब को उन लोगों ने पढ़ लिया है और उसी की जांच की जाती है कि छात्र के मन में, छात्र के मस्तिष्क में ये सारी बातें हैं या नहीं। तो एक बार आपको फिर क्लास 2-3 से शुरू कर और क्लास 10th तक आना पड़ेगा। आपने देखा ना, आपको रस पढ़ना होगा, वो रस 10th में ही जाकर आप देख रहे हैं। आपने वाक्य का भेद पढ़ा, हो सकता है 1-2 क्लास से ही आप पढ़ रहे हों, लेकिन पद परिचय में जो बातें आ रही हैं वे आप प्रारंभ से ही पढ़ रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं। अतः यह उम्मीद की जाती है कि आप उन शब्दों से, व्याकरण के भेदों से आप परिचित हैं और परिचय देते हुए आप इनकी चर्चा अवश्य कीजिए। वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग हुए, वाक्य में उनका प्रयोग किस रूप में हुआ है, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, किस रूप में हुआ है, यह आप परिचय देंगे। और उसका लिंग, वचन, पुरुष, लिंग, वचन है ना, उसके बाद कारक के किस रूप में वो आता है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, क्योंकि वाक्य बिना क्रिया के होती नहीं है, इसलिए क्रिया के साथ शब्द का संबंध स्थापित करना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि संक्षेप में आप इसको समझ गए होंगे। इस वीडियो को पुनः पुनः देखने पर जहाँ भेदों और उपभेदों की बात होगी, मैं उसका नाम लेता हूँ, इसलिए आप उसको देख सकेंगे। मेरा विश्वास है कि पद परिचय से संबंधित आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी और पुनः पुनः
आप जब इस पुस्तकों में इसको देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपने व्याकरण की पुस्तक में, तो भेदों उपभेदों को और आप अच्छी तरह आप समझेंगे। इसके उदाहरणों को बार बार बनाएं, स्वयं परिचय दे पहले, फिर इसमें दिए गए उदाहरणों से उसको मिलाकर देखें कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। कहीं पुरुष बताना तो हमने नहीं छोड़ दिया, लिंग के विषय में तो हमसे गड़बड़ी नहीं हुई। ये आप देखेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास ही आपको पूर्ण बनाएगा और पद परिचय में जो उलझाव है उस उलझाव से आपको मुक्ति मिल सकेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। व्याकरण के दूसरे भेदों को फिर हम देखेंगे और अगर संयोग हुआ तो फिर क्लासरूम में जब हम लोग मिलेंगे तो क्लासरूम में और विशेष चर्चा होगी, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।